Hello guys and welcome back to my channel Basics the Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss the topic balance sheet. But today we will cover the left side of the balance sheet, that is nothing but the liabilities side of the balance sheet. So before we discuss about the liabilities, we all should know what is balance sheet. Balance sheet is a financial statement of a company which tells us about the book value of a company, its shareholders equity, its creditors, its debtors, current assets and liabilities. So any investor can know a lot things about a company from its balance sheet. जब भी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. एक आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है कंपनी के लाइबिलिटीज़ एंड एसेट साइड्स को लेके और जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस को लेकर. तो बैलेंस शीट के बारे में हम सभी ऐसे जानते हैं कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स जो कि लाइबिलिटीज़ एंड एसेट साइड्स होते हैं वो दोनों ही मैच होने चाहिए. अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड्स मैच नहीं होते हैं तो किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होती है और उसमें कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी मानी जाती है. रीज़न किसी भी कंपनी के पास में जितनी एसेट्स हैं या जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि द कंपनी इज़ एट अ बैलेंस्ड पोजीशन. कंपनी के पास में जितनी लाइबिलिटीज़ है उसके अगेंस्ट कंपनी उतनी ही एसेट्स होल्ड करती है. इसलिए कंपनी की बैलेंस शीट का मैच होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. और दूसरा एक हमारा डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें अप्लाई होता है कि अगर हम जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए तो एवरी डेबिट हैज़ इट्स क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ इट्स डेबिट. तो किसी भी डेबिट क्रेडिट की एंट्री को मैच करने के लिए हमारा बैलेंस शीट का मैच होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई जर्नल एंट्री पास हुई है और किसी अकाउंट की पोस्टिंग अगर डेबिट में हुई है एक पर्टिकुलर अमाउंट से तो सेम अमाउंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड में भी हुई होगी. और जैसा कि हम सब जानते हैं बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दिखाए जाते हैं तो सारी एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है. एक जो फेयर बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए और जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हर डेबिट का एक क्रेडिट है. तो अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड में है तो वही पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड में भी होगा. तो उस डबल एंट्री सिस्टम को मैच करने के लिए उस कॉन्सेप्ट को सही है या नहीं उसे पता करने के लिए हमारी बैलेंस शीट का मैच होना बहुत ज़रूरी है. और इन केस अगर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है तो 101% देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन योर अकाउंट्स और आपको पूरी जर्नल एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी. शायद आपने कोई चीज़ वहाँ पे मिस करी होगी. इसलिए हमें बैलेंस शीट के दोनों साइड्स मैच होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ कंपनी एज वेल एज इट्स इन्वेस्टर्स. तो कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. या फिर हम कभी भी जो कोई किसी शेयर के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेते हैं जस्ट लाइक हमने TCS ही ले लिया. तो अगर हम चाहें कि हमें TCS की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले तो ऑब्वियस ही बात है हम TCS के ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट को ही चेक करेंगे. तो बैलेंस शीट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन फाइनेंशियल मॉडलिंग. सो क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो तो हमें नेट प्रॉफिट दिखाता है और कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में बताता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या स्टेबल हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में मेनली हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे हमें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स के बारे में पता चलता है. जैसे क्या रॉ मटेरियल परचेज़ किया या कंपनी खुद से कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या परचेज़ थी, क्या सेल थी, इस साल में कितना ओपनिंग स्टॉक था एंड नेक्स्ट ईयर के लिए क्या क्लोजिंग स्टॉक है. इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा. और क्या वेजेस पे कर रहे हैं किस रेट के अकॉर्डिंगली और किसी भी माल को ले जाने या लाने और या ले जाने में
क्या एक्सपेंसेस होते हैं और वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं या एक पैरेलल पोजीशन पे है। एंड P&L आई हैव डिस्कस्ड। एंड नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से किसी भी इन्वेस्टर्स को क्या पता चलता है? सबसे पहले तो he'll come to know about the company's capital or you can say shareholders equity। तो shareholders equity क्या होती है? I'll show you on the board। shareholders equity, I am using S for shareholders equity, is equal to total assets minus total liabilities। Sorry, yeah, now it's correct। So shareholders equity is total assets minus total liabilities। तो कोई भी इन्वेस्टर ये जानने के लिए कि कंपनी कहाँ खड़ी है, कंपनी का बेस क्या है, कंपनी की कैपिटल क्या है, जो वो कैपिटल कितनी है, कैपिटल तो कंपनी का बेस ही है ना। कोई भी कंपनी कैसे स्टार्ट होती है? बिना कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी। बिना कोई पूंजी लगाए या एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाए कोई भी कंपनी या कोई भी एक छोटा सा धंधा नहीं स्टार्ट होता। आप उसे बड़े लेवल पे कहें या छोटे लेवल पे कहें, स्टार्टिंग पॉइंट वो कैपिटल ही होता है। तो वो कैपिटल पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट से बहुत आसानी से पता चल जाता है। अगर कोई भी आप टोटल एसेट्स को कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज से डिडक्ट करेंगे तो यू विल गेट शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो उन सारे शेयर होल्डर्स की कैपिटल कितनी है, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी, विच वी कैन नो फ्रॉम बैलेंस शीट। अदर थिंग इज हमें क्या पता चल सकता है बैलेंस शीट से? दूसरी चीज़, हमें बैलेंस शीट से कंपनी के क्रेडिटर्स के बारे में पता चल सकता है। और कंपनी के क्रेडिटर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है जिनके बहुत सारे बिजनेसेस हो एंड ही वांट टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज ऑल्सो। जैसे कि आजकल एक एग्जांपल देती हूँ, आजकल हम लोग शार्क टैंक में देखते हैं जो कि सोनी टीवी पे टेलीकास्ट होता है। उसमें जो हमारे लेंसकार्ट एंड शादी.com और एमक्योर, इन सब कंपनीज़ के जो CEOs हैं, बहुत सारे हैं उसमें, तो मैं जस्ट आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। दे आर ओपन टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज ऑल्सो एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास में इतना मनी नहीं है और ऑब्वियस ही बात है कि आपको ग्रो करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है और प्रॉपर एंड करेक्ट एडवाइस चाहिए होती है। तो वो जो स्टार्टअप्स के CEOs आ रहे हैं या फाउंडर्स आ रहे हैं जिन्होंने कंपनीज स्टार्ट करी है, वो उन कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए उन सारे शार्क्स से हेल्प ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फंड्स एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेसेस ऑल्सो। सो कंपनी के तो वैसे देखा जाए तो दे आर कंपनीज, अगर वो कंपनी का शेयर नहीं ले तो वो तो कंपनीज के लिए क्रेडिटर्स ही हो गए क्योंकि कंपनी उनको पैसे देने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, शार्क टैंक में क्या चल रहा है? शार्क टैंक में दे आर टेकिंग द इक्विटी ऑल्सो। तो उस पर्पज से देखा जाए तो वो 10%, 5%, वट एवर, दे विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और यू कैन से द को फाउंडर और ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स की बात कर रही हूँ। तो क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सो दोज कम्स अंडर क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स को कंपनी पेबल होती है। अगर हमने उनसे फंड्स लिए हैं तो ऑब्वियसली तो हमें पता चलता है एक पूरा टोटल लमसम अमाउंट कि कोई भी कंपनी कितने डेट्स में है, हमें कितने डेट्स अभी कंपनीज को पे करने हैं, वो हैवी हैं या लाइट है या नॉर्मल है, जितने नॉर्मल बेसिस पे कंपनीज को रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक तो आपके क्रेडिटर्स हो गए, दूसरा आपके लाइबिलिटीज़ में आते हैं अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल आप सभी को पता है प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं जो ज़्यादातर कंपनी सप्लायर्स के लिए यूज़ करती है। तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे, आप लोगों के बीच में क्या नेगोशिएशन हुआ है। सो दैट इज़ अकाउंट्स पेबल। और उसके बाद में
नोट्स पेबल भी आते हैं, ये अभी मैं आपको लाइबिलिटी साइड बता रही हूँ। नोट्स पेबल क्या होते हैं? नोट्स पेबल मेनली बैंक से रिलेटेड होते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म कम और लॉन्ग टर्म ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंस कंपनी से या एक इंडिविजुअल फाइनेंसर से पैसे लेती है, दे आस्क फॉर मनी फ्रॉम देम, तो मोस्टली दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं। तो नोट्स पेबल जो आपकी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाती है। उसके बाद में कंपनीज क्या कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट है, वो कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कंपनीज के, वो हमें पता चलते हैं। दूसरा कि कंपनी क्या कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है क्या। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ये होती है कि कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी, सपोज किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वो केस का जो आप जजमेंट आएगा वो हमारे फेवर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सपोज हमें पैसे देने हैं, कोर्ट केस इस लिए चल रहा है, तो अगर वो कोर्ट केस हम हार गए तो ऑब्वियस सी बात है हमें पैसा देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर अस। एंड कॉन्टिंजेंट एसेट कोई भी नहीं करता है कि अगर वो कोर्ट केस हम जीत गए तो जो पैसे हैं वो तो वो रहने ही वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ हमें अलग से मिलने नहीं वाला है, इसलिए हम उस एसेट की बात नहीं करेंगे। लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि अगर हम वो कोर्ट केस हार गए तो हमें अलग से पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। सो अभी देखें तो हमने पूरी लाइबिलिटी साइड की बात करी। तो लाइबिलिटी से हमें पर्टिकुलरली कंपनीज की क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? किसी को भी, कोई एक जनरल कॉमन मैन भी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के वो पता कर सकता है इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। एक तो शेयर होल्डर्स इक्विटी या कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट है वो, नेट प्रॉफिट वो आपको पीएल से भी पता चल सकता है। दूसरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चल सकता है, कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो तो, और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो। इन सारी डिटेल्स के बारे में आपको कंपनी की बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड से पता चल सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसेट साइड। एसेट साइड से हमें क्या क्या पता चलता है? पहला तो हमें एसेट साइड से, एसेट्स क्या होती है? जो कंपनी की एसेट्स होती है, कंपनी उन सारी चीज़ों की ओनर होती है। तो कंपनीज के एसेट्स में क्या क्या हमें पता चलता है? एक तो कंपनीज की फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी है कंपनी के पास में। दूसरा करंट एसेट्स के बारे में कि क्विकली अगर कंपनी को कभी लिक्विडेशन की ज़रूरत पड़े तो कंपनी कितनी क्विकली पैसा अरेंज कर सकती है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन इन्वेस्टर कि अगर कंपनीज के पास में लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और अगर इन केस कभी ऐसा हो गया कि कंपनी को लिक्विडेशन की ज़रूरत पड़ गई तो कंपनी को तुरंत पैसा अरेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो उसके लिए हमारा करंट एसेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। करंट एसेट्स में आपके क्या आते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं और नोट्स रिसीवेबल्स आते हैं। अगर हम किसी से पैसे ले सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी को पैसे दे भी सकते हैं। जस्ट लाइक शार्क टैंक इंडिया, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट शो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। एंड डेटर्स, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हम पैसा देते हैं, डेटर्स वो लोग हैं जिनको हम पैसा देते हैं और वो हमें पैसा वापस करेंगे। तो कंपनी के कितने डेटर्स हैं? अगर ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि वो दूसरों को पैसा दे सकती है, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हाँ अप टू अ लिमिट दैट इज़ ओके कि कंपनी ने इतने लोगों को पैसा दिया हुआ है, बट वो बैड डेट्स में नहीं जाना चाहिए। मतलब वो ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए और कंपनी को विद इंटरेस्ट दे शुड हैव रिटर्न द अमाउंट। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बड़े बड़े अमाउंट्स दे दिए डेटर्स को और कुछ पक्का नहीं है कि वो पैसा वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला है। दूसरा कैश इन हैंड, कंपनी के पास में कितना कैश इन हैंड है। एंड कैश इन हैंड में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए कि इतना कैश तो किसी कंपनी के पास में होना ही चाहिए। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ एसेट्स। अभी मैं एसेट्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, रीज़न बीइंग अभी ये जो वीडियो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ दैट इज़ फॉर लाइबिलिटी साइड ओनली। तो अगर मैं एसेट्स भी उसमें डाल दूँगी तो यू पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो वी विल डिस्कस ओनली द लाइबिलिटीज साइड।